Dear students, welcome you all to this YouTube channel आकाश आपके साथ। I am डॉक्टर चौहान, रीजनल डायरेक्टर। बच्चों, मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे नीट 2020 के लिए। 26 जुलाई को ये एग्ज़ाम होना है। उसके साथ में आप अपने जो बुक्स हैं NCERT है उनको भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और साथ के साथ जो अभी रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। लेकिन साथ के साथ आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी तो आते होंगे, जैसे कि जो टाइम टेबल मैं फॉलो कर रहा हूँ क्या ये सही है, या मैं दिन में कितने घंटे पढूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं थ्योरी ज़्यादा पढूं या मैं क्वेश्चन ज़्यादा करूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तो आपके माइंड में आते होंगे। कोई भी बच्चा जिसका एग्जाम होने वाला है और उसके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चंस आना, दिस इज क्वाइट नेचुरल कि अभी जो लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है, इसीलिए हमने ये YouTube चैनल की शुरुआत की है ताकि हम आपसे कनेक्ट हो सकें, आप भी हमसे कनेक्ट हो सकें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे तक पहुंचे और उसका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हमें दिखे वो हम बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो इसी पर्पस के लिए ये चैनल हमने स्टार्ट किया है। आपके टाइम टेबल की प्रॉब्लम है, आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए वेडनेसडे का दिन जो है आई विल बी हियर। और साथ के साथ मेरे साथ कोई ना कोई जनकपुरी की फैकल्टी भी होंगी जो आपका एक मोटिवेशनल सेशन भी लेंगी, यानी कि आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर भी देंगे जिससे आप मोटिवेटेड रहें और इस तरह से आपकी तैयारी और अच्छे चले और आप अपने पर्पस में सक्सेसफुल हो। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आपको सिर्फ क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो प्रॉब्लम है वो आपको भेजना है। ये जो प्रॉब्लम है आप इसको चाहे टेक्स्ट फॉर्म में भेज दें, चाहे इसको आप वीडियो फॉर्म में भेज दें, या इसका आप ऑडियो क्लिप बना के भेज दें। तो किसी भी फॉर्मेट में आपकी प्रॉब्लम हमारे पास पहुंचेगी और उस प्रॉब्लम का जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर आप सब नोट कर लीजिए। ये नंबर आपका रहेगा 742-849-0043। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 742-849-0043। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, राइट। सो चलिए फिर आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसके अंदर पहली प्रॉब्लम जो है मिस्टर राहुल, आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राहुल है और मैं RM42 बैच का स्टूडेंट हूँ। सर मैं आजकल बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा टेस्ट स्कोर 450 से 500 के रेंज में घूमता रहता है। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ, कई बार टॉपिक्स को रिवाइज भी करता हूँ, लेकिन हर बार मेरा स्कोर 450 से 500 के रेंज में ही रह जाता है सर। ये मेरा नीट का दूसरा अटेम्प्ट होगा और मेरा मन कई बार करता है कि मैं तैयारी सारी छोड़ ही दूं। बताइए मैं क्या करूं सर। ओके राहुल, आपकी प्रॉब्लम मैंने सुनी। ये जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई है ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही की नहीं होगी, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी। उनको लगता होगा कि उनके मार्क्स, उनका स्कोर कहीं ना कहीं जाके स्टक हो गया है। देखो बेटा, इसमें पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टू एरर इज ह्यूमन। ये ह्यूमन की नेचर है, गलती तो हमसे होती है। अब कोई टॉपर है मान लो, उसका भी जो स्कोर रहता है कभी पूरे का पूरा स्कोर तो नहीं रहता, तो इसका मतलब गलती तो सबसे होती है। अब कितनी गलती होती है वो इंपॉर्टेंट है, और गलती कम कब होगी, जब हम पहले वाली गलती से सीखेंगे तो। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने पेपर दिया और उसके 15-20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, वो कहेगा नहीं मैं अब अगला जो नेक्स्ट टेस्ट होने जा रहा है मैं उसमें और अच्छी तैयारी करूंगा और उसके बाद मैं और अच्छा स्कोर अपना करूंगा। लेकिन उसने जो पहले वाले टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत किए, क्यों गलत हुए, उसका एनालिसिस किया नहीं किया ना। तो हम सीखते कहां से हैं, अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका जो स्ट्रेटेजी बेस्ट होना चाहिए
जो भी पेपर आप दें और उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हों तो इमीडिएटली उसका एनालिसिस जरूर होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन किस वजह से गलत हुए। देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन जो आपका गलत होता है किसी एग्जाम में, वो दो तरह से गलत होता है। दो उसके रीजन हो सकते हैं। या तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपके कंटेंट की कमी की वजह से, या फिर वो कंसेप्ट की कमी की वजह से। अगर मैं कहता हूं कंटेंट की कमी, तो मतलब हो सकता है कि उस चीज के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ उस चीज के बारे में, तो वो पार्ट जो है वो आपके नोट्स में, आपकी बुक में ऐड हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, कंटेंट आपका 100% हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका कंटेंट पूरे का पूरा तो हो। तो जब भी आपको ऐसा कोई पार्ट मिलता है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपके नोट्स में नहीं थी और आपको लगता है कि ये कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो वो पार्ट आपके नोट्स में ऐड हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है और पढ़ने के बावजूद मुझसे गलती हो गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट में कमी है। कंसेप्ट मतलब कि आपने पढ़ा तो है, लेकिन हो सकता है कि किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का मीनिंग आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया हो, या हो सकता है किसी वर्ड को आपने ओवरलुक कर दिया हो। तो इसीलिए अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि इमीडिएटली अपने नोट्स खोल के, अपनी बुक खोल के उस पॉइंट को दोबारा से पढ़ा जाए। और जब दोबारा से पढ़ोगे तो उस पॉइंट को आप जब हाईलाइट करोगे तो आपको समझ में आएगा भाई गलती कहां थी। जब अंडरलाइन करेंगे ना, तो ये माइंड के अंदर एक तरह से पूरी तरह से प्रिंट हो जाता है। तो फिर क्या होगा, उससे रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन दोबारा आ गया तो फिर आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से अगर कंटेंट में कमी है तो कंटेंट बेटर हो जाए, अगर कंसेप्ट में कमी है तो कंसेप्ट बेटर हो जाए। इस तरह से हम इंप्रूवमेंट करते हैं। मैं आपको इस चीज की पक्की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो एंड डेफिनेटली लेट मी नो आफ्टर फ्यू डेज, 10-15 डेज मुझे बताओ कि इससे आपको कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ओके। अब आज का सेकंड क्वेश्चन जो है ये प्रिया पूछ रही है। प्रिया, आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। सर मेरा नाम प्रिया है और मैं जनकपुरी में आरएम बैच की स्टूडेंट हूँ। अब क्योंकि नीट 26 जुलाई को हो गया है, तो क्या मुझे सिलेबस पूरी तरह से रिवाइज करना चाहिए या फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही करने चाहिए? सर प्लीज सजेस्ट। ओके प्रिया, मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनी और जो आपकी प्रॉब्लम है ये सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन लगता होगा कि अब क्योंकि नीट के अंदर 2 महीने से ऊपर का टाइम है तो क्यों ना दोबारा से सारा रिवीजन शुरू कर दिया जाए। बेटा, रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको रिवाइज करना चाहिए, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो A to Z बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत से बच्चों का होता है कि जब भी वो रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो दे स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1 से शुरू कर देंगे एंड दे विल कीप ऑन रीडिंग। कई बार क्या होता है कि किसी चैप्टर में एक पर्टिकुलर पोर्शन में आपको दिक्कत है, तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब आप चैप्टर को खोल के उस चैप्टर में उस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बाकी वाले टॉपिक में भी लगता है चलो यार उसको भी पढ़ लेते हैं उसके साथ में। और जब आप पढ़ना शुरू करते तो पढ़ते जाते पूरा चैप्टर ही पढ़ डालते। यानी कि उसमें आपने सोचा था कि 1 घंटे में काम हो जाएगा, आपको लग गए 6 घंटे। और 6 घंटे के अंदर आपने किया क्या? आपने वही चैप्टर दोबारा से पढ़ डाला जो कि हो सकता है आपको अच्छे से आता हो, सिर्फ उस टॉपिक को छोड़ के। तो आपका टाइम ज्यादा लगा ना। तो रिवीजन की जहां तक बात है, तो रिवीजन के लिए मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि आप सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करें, पेपर के ऊपर लिखें सारे टॉपिक्स।
फिर उन टॉपिक्स में से उन टॉपिक को कट कर दो जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, और फिर उन टॉपिक को सिर्फ सर्कल करो जो टॉपिक आपको लगता है कि आपको मुश्किल है, आपको डिफिकल्ट लगते हैं, या उनको प्रॉपरली रिवाइज करने की जरूरत है। और फिर इन टॉपिक्स को भी, इन चैप्टर्स को भी आप प्रायोरिटी के हिसाब से उनकी मार्किंग कर दो कि दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 2, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 3, डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज। मतलब उस चैप्टर में से, उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, और फिर उसके बाद लगाओ नंबर ऑफ डेज, कितने लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली प्लान। जैसे मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप अभी से रिवीजन अपना स्टार्ट कर दो, प्रायोरिटी कर बनाने के बाद, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने के बाद, और उसको कंप्लीट कर डालो। कम से कम 30 जून तक सारा कंप्लीट हो जाए, ताकि जुलाई के मंथ के अंदर आपका फोकस सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हो, और फिर जो भी क्वेश्चन गलत हो फिर उसके आप उसके आंसर ढूंढो उसके साथ में, उसके सॉल्यूशन ढूंढो उसके साथ में, राइट। सो अब आज का तीसरा क्वेश्चन, शलभ फ्रॉम ईस्ट दिल्ली। शलभ, आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, मेरा नाम शलभ है। मैंने वीकेंड में 2 साल की कोचिंग कंप्लीट की है, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मैं इस दिल्ली में रहता हूँ और मेरे क्लास 12th के एग्ज़ाम भी अभी पेंडिंग है। समझ में नहीं आ रहा बोर्ड के लिए पढूं या नीट के लिए। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम और नीट में गैप भी बहुत कम है। सर मैं क्या करूं, बहुत कंफ्यूज हूं। ओके शलभ, आपकी प्रॉब्लम मैंने सुनी। आपकी प्रॉब्लम जो है बाकी बच्चों की प्रॉब्लम से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपके अभी बोर्ड के एग्जाम भी पेंडिंग है। तो बेटा मैं तो ये कहूंगा कि आपके केस में चैलेंज थोड़ा ज्यादा है। तो चैलेंज ज्यादा होना ये तो अच्छी बात है, कम से कम उससे एफर्ट और अच्छे निकलते हैं उसके साथ में। जैसे मान लो आपने गेम खेली होगी ना, सांप सीढ़ी की गेम खेली है, तो सांप सीढ़ी की गेम में अगर हम वहां से सांप को हटा दे सारे और वहां पे सिर्फ सीढ़ी 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 लगा दे, गेम में कोई मजा होगा? नहीं होगा ना। तो चैलेंज जब आता है तो चैलेंज ड्राइव्स यू, आपको ड्राइव करता है, आपसे बेटर एफर्ट निकलवाता है। तो बेटा मैं तो ये कहूंगा कि यू आर एट एडवांटेज। कैसे एडवांटेज पे बोलूंगा? क्योंकि आपके तो पहले बोर्ड एग्जाम होंगे जुलाई के अंदर, और जब बोर्ड एग्जाम होंगे तो उसके थ्रू आपका 12th का पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और थोड़े ही दिनों के बाद उसमें नीट का एग्जाम भी हो जाएगा। तो यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि अभी का जो टाइम है, इस टाइम को आप यूज करो 11th पार्ट को कवर करने के लिए। जो भी आपके 11 के वीक टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उनको आप अभी कर डालो, अभी से वो करना शुरू कर दो। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि 31 मई तक का टाइम जो है ये आप 11 की रिवीजन पे लगाओ। 11 के सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स ले लो, जो जो आपको रिवाइज करना है वो सारे ले लो उसके साथ और उसको करो। और उसके बाद जब जून का मंथ स्टार्ट हो तो फिर आप अपना एनसीईआरटी और क्लास 12th के ऊपर फोकस करो। तो क्लास 12th की तैयारी हो जाएगी, एनसीईआरटी अच्छे से हो जाएगी, तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे जुलाई में। और एक बार जब आपके बोर्ड एग्जाम हो गए तो उसके बाद जितना टाइम मिलेगा एक बार फिर से 11 का रिवीजन करो एंड देन अपीयर फॉर द नीट। तो यू आर एट एडवांटेज। तो ओनली थिंग इज आपको अपना स्ट्रेटेजी प्रॉपर रखना है। स्ट्रेटेजी प्रॉपर होगी तो दिस प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस विल बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। या तो मैं कहूंगा आपको एडवांटेज मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये तो हो गए आज के जो क्वेश्चंस थे। तो आज मेरे साथ मिसेस चावला, जियोलॉजी की फैकल्टी, आप सबकी फेवरेट, आप सबकी रिस्पेक्टेड मैम मेरे साथ हैं। तो आपको ये एक मोटिवेशनल लेक्चर देंगे उसके साथ में। मैम आर यू हियर? हाँ, मैम आ चुकी हैं। सो मैम, बच्चे आपकी वेट कर रहे हैं, आपके मोटिवेशनल लेक्चर की वेट कर रहे हैं। मैम प्लीज गो अहेड। Namaskar, all of you. I can see the eyes of my dear students full of dreams. But students, you should have the courage to give flight to your dreams
and the ability to believe in yourself will make your life worth living. मैं तो ये कहूँगी, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते. Every day in the morning you speak few of the lines which I am saying. Get up and say these lines. मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा. भगवान मेरे साथ है, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप में विश्वास रखता हूँ, मैं विनर बनूंगा. If every day you are speaking this line, they will get imprinted in your brain, and your brain will be molded in such a manner that it will always work towards the goal to become an achiever, and the things will keep on becoming better. Journey towards the success is just like a roller coaster with various ups and various downs, but people with passion, they are able to overcome all the challenges which accompany their journey. How they are able to overcome all the challenges? This is because the intrinsic motivation and the power of passion in them is stronger than any other person. You love all the subjects, you study with love, and then you find what is the outcome. It will be wonderful. Remember, life is a struggle. Face it. घबराना नहीं, हारना नहीं, तुम्हें लड़ाई लड़नी है. I remember few lines of Harivansh Rai Bachchan ji. He had said, तू ना थकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी. शपथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ और आगे बढ़ता चल. बेटे, द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे. एक दिन उन्होंने कहा, मैं आप सबका इम्तिहान लेता हूँ. उन्होंने एक पेड़ बनाया, उस पे चिड़िया रखी और एक एक करके सबको और चिड़िया की आंख में शूट करना था. एक एक करके हर को बुलाया और कहा, बेटे आपको क्या दिख रहा है? कोई कह रहा मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे चिड़िया हरे रंग की दिख रही है, मुझे आसमान दिख रहा है. ऐसे सबने बोला. फिर एंड में अर्जुन आया. बेटा अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? वो कहता है, गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है जिसमें आपने कहा है शूट करने के लिए. द्रोणाचार्य ने कहा, ये मेरा असली शिष्य है, जो कैरेक्टर्स मुझे चाहिए वो इसमें हैं. दिस इज अर्जुन्स बर्ड आई यू टेस्ट ऑफ व्हाट? कंसंट्रेशन एंड फोकस. वो दोनों चीज उसके अंदर थी और ये हर जगह ये वैल्यूएबल रहती हैं आगे बढ़ने के लिए जीवन में. आकाश में टेस्ट की कोई कमी नहीं. इतने टेस्ट देते हैं टू मेक अ स्टूडेंट स्ट्रॉन्गर, टू मेक अ स्टूडेंट अचीवर. बट ये है कि आप कर क्या रहे हैं. व्हेनेवर द टेस्ट इज देयर, it is the analysis of yourself. You have to analyze what are your strengths, what are your weaknesses, and once this art is there in you, आपको पता लग गया कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, आप उस एरिया पे वर्क करोगे. यदि आपका स्टार्ट अच्छा हो गया तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और धीरे धीरे जैसे आप काम करते जा रहे हो, यू आर गेनिंग मार्क्स, यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे और करो. जब 5-6 क्वेश्चन रह गए एंड में जो आपको लग रहे थे मुश्किल है, अब ये नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन करो और आपको 15 मिनट वेस्ट कर दिए, फिर आपका सारा खराब हो जाए. छोड़ दो उसको. वो ठीक भी कर लोगे तब भी 4 नंबर ही मिलने हैं आपको. एंड में आपको करना है. बेटे एक और चीज मैं लेना चाहती हूँ, आपने माता पिता की कदर करो. एवरी डे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग उनसे आशीर्वाद लो. जब वो अपना हाथ आपके सिर पे रखते हैं, वो अपनी वाइब्रेशंस आपको देते हैं. हम भगवान के सामने भी तो झुकते हैं. क्या है वो कि भगवान की वाइब्रेशंस हमें आ जाएं बेटे. और आजकल तो एक वो है प्रूफ थ्योरी है, there are magnetic lines of forces in our body. We cannot attract anybody, but they will determine the personality of the person. If you are having good feeling, आप हार्ट से प्योर हो, तो आपके आसपास कौन से वाइब्रेशंस होंगे, कौन से फोर्सेस होंगे पॉजिटिव, वो भी होना बहुत जरूरी है. यदि आप हमेशा गलत सोचते हो, हमेशा किसी और के लिए गलत सोचते हो, तो आपके अराउंड एक नेगेटिव ऑरा बन जाता है. वो नहीं बनना चाहिए. आपको पता है आशीर्वाद का
बहुत बड़ा रोल होता है, जो लोग बड़े बड़े बन गए उसके अंदर। बेटे, अब अंत में आपको मैं एक चीज बताना चाहूँगी। आई टच माई हार्ट एंड विश ऑल माई स्टूडेंट्स एवरी गुड विश दैट यू कैन विश फॉर योर सेल्फ। मे यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ and become a very successful and a good doctor and be a proud Akashian. We will also be very proud of you. मैं कहूँगी, रुक जाना नहीं तुम हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए पहाड़ के, तू चलता जा चलता जा चलता चल। थैंक यू मैम, दैट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग लेक्चर। और मुझे पता है कि बच्चे आप सब ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, मैम जो आपको बता रही थी उसके साथ में, और इसको अपनी अगर रूटीन में आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल रीच एट योर गोल। नेक्स्ट वीक सेम डे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आप मुझे भेजेंगे उसके सॉल्यूशंस के साथ, और मेरे साथ एक और फैकल्टी होंगी जो आपका एक मोटिवेशनल सेशन भी लेंगे उसके साथ। तो टिल देन स्टे इंडोर, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग, राइट? Thank you.